चलिए, शायद अभिकेंद्र बल करा रहे थे आपको। शांत हो जाओ बेटा। देखिए, अभिकेंद्र त्वरण की बात कर रहे थे हम। तो अगर अभिकेंद्र त्वरण की बात करेंगे आप, तो आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे, शांत हो जाओ भैया। यहाँ से देखिए, अभिकेंद्र त्वरण की बात कर रहे थे, तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी वृत्तीय पथ पर मूव करेंगे। ये आपको बताया था, जब भी हम कभी क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा, उसी की दिशा में होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, मान लीजिए 90 डिग्री पर बल लगा दें, मूव इधर कर रही है और हम बल कितने डिग्री पर लगा दें, 90 डिग्री पर लगा दें, तो जब 90 डिग्री पर लगाएंगे तो जो मूवमेंट होगा वो कुछ आपका इस तरह से होगा। यानी यहाँ से जैसे हमने क्या किया, आगे की तरफ मूव कर रहा था, अब अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है और हमने क्या कर दिया, मान लीजिए 90 डिग्री पर फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसे मुड़ेगा। तो जब ऐसे मुड़ेगा तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ते 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 क्या करेगा, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। यानी आपका क्या करेगा, एक वृत्तीय गति के रूप में गति कराएगा। तो जब ये वृत्तीय गति में गति कराएगा तो इसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये आपका, ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है। अगर हम इसके वेग की बात करेंगे तो यहाँ कहीं पर हम देखेंगे कि इसका वेग क्या होगा, इस पर टेंजेंट की तरफ होगा। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। यानी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या होगा, हर जगह पर जिस बिंदु पर आपको क्या है, वेग चाहिए है, इस बिंदु पर चाहिए, तुरंत क्या करिए, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो जिधर स्पर्श रेखा जाएगी उधर क्या होगा, इसका वेग हो जाएगा। ठीक है, जिधर इसकी स्पर्श रेखा होगी उधर क्या होगा, वेग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो भैया स्पर्श रेखा की दिशा तो लगातार बदल रही है कि नहीं बदल रही। कि यहाँ पर वेग इधर है, यहाँ पर वेग इधर है, यहाँ पर इधर है, और यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है। तो वेग का परिमाण तो बदल नहीं रहा है कि बदल रहा है, वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर आप दिशा की बात करेंगे तो लगातार बदल रही है। यानी वेग की अगर हम बात करें तो भैया परिमाण क्या है, नियत है, परिमाण आपका नियत है, और जो आपकी दिशा है वो क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। और इतना शायद आप जानते हैं कि वेग क्या है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर वेग सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है कि सदिश राशियों में क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों चीज़ों पर वो राशि निर्भर करती है। अगर कोई भी एक चीज़ बदली तो हम कहते हैं कि वो आपकी क्वांटिटी क्या है, बदल गई है। तो यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेग बदल रहा है। ठीक है, वेग बदल रहा है मतलब वेग का परिमाण नहीं बदल रहा। ये मत सोचिएगा पहले 10 था 15 हो गया 20 हो गया, ये चीज़ नहीं परिवर्तित होती। क्या परिवर्तित होता है, जो आपका दिशा है वो बदल रही है। कि पहले इधर था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बदलता जा रहा है। तो जब इसकी दिशा बदल रही है तो इसका मतलब है ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में चाहे परिमाण बदले और चाहे क्या बदले, दिशा बदले, राशि आपकी क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगी, भौतिक राशि जो भी आपकी है वो क्या होगी, बदल जाएगी। यानी आप सीधे सीधे कहेंगे कि वेग आपका क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। वेग आपका परिवर्तित हो रहा है। अगर वेग परिवर्तित हुआ तो क्या जनरेट होगा, क्या उत्पन्न होगा, अगर वेग परिवर्तित हुआ तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण, यानी एक्सेलरेशन आपका जनरेट होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि त्वरण क्या होगा, उत्पन्न होगा। अगर वेग परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्यों अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, क्योंकि इस त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की तरफ होती है। जो भी हम क्या कर रहे हैं, इस त्वरण को यूज कर रहे हैं, हमेशा क्या होगी, लंबवत इनके होती है। और लंबवत की अगर बात करेंगे हम तो हमेशा ये किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा। यानी जो इसका डायरेक्शन होगा त्वरण का वो हमेशा किधर होगा, केंद्र की तरफ होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा लिख लीजिए, लिखिए, वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति में कण के लिखिएगा, कण के वेग का परिमाण तो नियत रहता है,
परिमाण तो नियत रहता है, किंतु वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। वेग एक सदिश राशि होने के कारण वेग एक सदिश राशि होने के कारण वेग एक सदिश राशि होने के कारण दिशा परिवर्तन के कारण भी दिशा परिवर्तन के कारण भी वेग परिवर्तित हो जाता है। वेग परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। वेग परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। जिसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है। इस त्वरण को ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इस त्वरण को ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लें आप, एक इस तरह का सर्किल बना लें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ये देखिए इधर की तरफ आप क्या कर देंगे, त्वरण जनरेट कर देंगे। हमेशा किधर लगेगा, केंद्र की तरफ, चाहे जिस बिंदु से लेंगे, किधर की तरफ, केंद्र की तरफ जो भी त्वरण लगेगा उसको हम क्या कह देंगे, अभिकेंद्र त्वरण कह देंगे। यानी ये जो हिस्सा है आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बना लीजिए, लिख लीजिए अभिकेंद्र त्वरण। कर लिया। अब इसका मान लिख लीजिए, अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर फार्मूला लिख लीजिए v²/r। अभिकेंद्र त्वरण स्मॉल ए बराबर v²/r। v भी स्मॉल होगा और r भी स्मॉल होगा। ए बराबर v²/r। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए अभिकेंद्र बल। हेडिंग है अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो अब इतना देखिए अभिकेंद्र त्वरण के बाद। अब देखिए अगर कहीं पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं पर क्या है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत क्या जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटन का नियम ये कहता है, द्वितीय नियम, F बराबर क्या होता है, ma होता है। अब ये कहता है कि अगर वह कहीं पर क्या है, त्वरण है, तो न्यूटन या क्लासिकल फिजिक्स जो आपकी है, जो आप न्यूटन की भौतिकी जिसको जानते हैं, उसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि कभी भी
ठीक है, कण का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कई बार बताया है माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक है, कि यहाँ जो आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कभी भी m का मान 0 नहीं हो सकता है। तो जब m का मान 0 होगा नहीं और कोई ना कोई त्वरण उत्पन्न है, यानी त्वरण का मान भी 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के गुणनफल का मान भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। मतलब त्वरण लगने के कारण इस पर क्या होगा, सदैव एक बल किसकी दिशा में, बल जानते हैं हमेशा किधर होता है, त्वरण की दिशा में ही। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि त्वरण की दिशा में एक बल क्या करेगा, सदैव कार्य करेगा। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कह देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसमें, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक बल सदैव, तो उस पर एक बल सदैव केंद्र की तरफ कार्य करने लगता है, केंद्र की तरफ कार्य करने लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, अभिकेंद्र बल बराबर, नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, अभिकेंद्र बल बराबर द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण, द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल F बराबर, अगली लाइन से लिखिएगा, F बराबर द्रव्यमान कितना m इंटू त्वरण कितना a। हाँ, अभिकेंद्र त्वरण अभी तो बताया आपको कितना, v²/r। तो लिख लीजिए, तो क्या निकल कर आया, F बराबर mv²/r निकल कर आ जाएगा। ठीक है, F बराबर क्या निकल कर आएगा, mv²/r निकल कर आ जाएगा। v है, v फॉर वैन, b फॉर बॉल वाला b नहीं है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिए, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, बोले, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसमें केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभी अपकेंद्र नहीं है, अभिकेंद्र लिखना है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं।
इस बल को संतुलित करने के लिए इस बल को संतुलित करने के लिए एक बल इस बल को संतुलित करने के लिए एक बल इसकी विपरीत दिशा में बाहर की ओर उसकी विपरीत दिशा में बाहर की ओर कार्य करने लगता है बाहर की ओर कार्य करने लगता है। इसे अपकेंद्र बल या छदम बल इसे अपकेंद्र बल या छदम, ठीक है। छदम का मतलब होता है झूठा, जो एग्जिस्ट करता नहीं है, हमें महसूस होता है खाली। इसे छदम बल भी कहते हैं, छदम बल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए छदम बल जो होता है, छदम बल के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बता चुके हैं हम, ये सब लिखाने के विषय नहीं है, क्या इसमें लिखाया जाए बार बार, ठीक है। तो आप जानते हैं छदम बल के एग्जाम्पल, जैसे आप एक हाथ से अगर बाल्टी उठाते हैं, आपको बताया है कई बार कि अगर आप क्या करते हैं, एक हाथ से बाल्टी उठाते हैं तो दूसरा हाथ क्या होता है, अपने आप उठता है। इस हाथ का काम है कोई काम नहीं है, लेकिन इसको फील हो रहा है कि हम ही बाल्टी उठा रहे हैं। उसको लगता है कि ये वाला हाथ बेकार है, हमने उठाई इस हाथ से बाल्टी है, लेकिन इसको क्या लग रहा है, इसको ये लग रहा है कि भैया हमारे इस वाले हाथ से बाल्टी उठाई गई है, ये वाला हाथ बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसको फील हो रहा है। लेकिन हमको तो पता है कि मेन काम किसका है, इस वाले हाथ का है। ये बल क्या कर रहा है, इस बल को, क्योंकि इधर की तरफ जो बल लग रहा है वो हमको झुकाने का प्रयास कर रहा है, झुकाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये जो इधर वाला हाथ है, ये अपने आप बल लगाकर क्या करता है, हमको बैलेंस में लाने की कोशिश करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बाल्टी उठाते हैं तो ये वाला हाथ अपने आप उठता है। ये छदम बल या अपकेंद्र बल का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जांपल बताए हैं कि अगर हम मान लीजिए बाइक से चल रहे हैं तो अगर कहीं मोड़ पड़ती है, अगर हम बाइक से चल रहे हैं और मोड़ पड़ती है तो हम मोड़ के विपरीत दिशा में क्या होते हैं, थोड़ा बहुत मुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, मोड़ के विपरीत दिशा में थोड़ा बहुत मुड़ जाते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपकेंद्र बल यानी छदम बल का एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हम इधर मुड़ रहे हैं, तो जब मुड़ रहे होते हैं बाइक पे तो हम क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे टर्न लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि भैया फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर हम भी इधर मुड़ गए, झुक गए थोड़ा सा, तो हो सकता है कहीं गाड़ी या बाइक जो भी है वो पलट ना जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भैया फ्रिक्शन इतने तगड़े लगते हैं वहाँ पर कि इतनी जल्दी से ये प्रोसेस होता नहीं है। अगर आप ओवर स्पीडिंग पर हैं, ठीक है, अब ये भी नहीं है कि होता नहीं है, अगर होता नहीं है तो फिर गिरता कैसे व्यक्ति। तो ओवर स्पीडिंग पर, जैसे ओवर स्पीडिंग आप कर रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग पर क्या होता है, झुकाव ज़्यादा होना चाहिए। आपने कभी फार्मूला 1 या इस तरह की कोई रेस देखी है? अगर बहुत तेज़ रेसिंग देखी हो, जो बाइक की हो या कार की हो, अब कार में तो दिख नहीं पाएगा ऐसा, बाइक में ही दिख सकता है। बाइक की अगर आपने रेस देखी हो तो एक चीज़ देखी होगी कि जो बहुत फास्ट राइडर होते हैं, बहुत तेज़, ठीक है, जो टीवी पे दिखाया करते हैं कभी, जो बहुत तेज़ चलाते हैं, वो करते क्या है, आपने देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा पूरा का पूरा गियर्स पहने होते हैं, जो पूरा एक्सेसरीज होती है उसको गियर बोलते हैं। तो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर पूरा पहने होते हैं, ठीक है, फिंगर्स में भी पहने होते हैं, हेलमेट तो लगाए ही हैं, साथ में घुटनों पर भी पहने होते हैं, देखा है। और कभी हो सकता है देखा हो, ना देखा हो तो देखिएगा, जब वो मुड़ते हैं, जब वो टर्न लेते हैं तो गाड़ी को पूरा तिरछा कर देते हैं, गाड़ी आपकी पूरी तिरछी हो जाती है, कहो ये वाली चीज़ ज़मीन में लड़ जाए, इतना ज़्यादा तिरछा हो जाती है। यानी जब टर्न लेते हैं तो गाड़ी ऐसे होती है पूरी की पूरी,
ठीक है। तो ये क्या है, ये उसी बल को बैलेंस करने की कोशिश है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टर्न बहुत ज़्यादा है, तो टर्न जितना ज़्यादा होगा झुकाव क्या करना पड़ेगा हमको, उतना ज़्यादा। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर थीटा की बात करें तो भैया tan थीटा बराबर आता है v²/rg, ठीक है। जहाँ पर g आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या जिस पथ पर वो घूम रहा है, v क्या है, आपकी स्पीड है। समझ रहे हैं? स्पीड जितनी ज़्यादा होगी एंगल भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी में है। और शायद tan का ग्राफ जानते होंगे, जैसे साइन है, साइन का ग्राफ वैल्यू बढ़ने पर बढ़ता है, कॉस का ग्राफ वैल्यू बढ़ने पर घटता है। समझ रहे हैं? जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ठीक है, और फिर साइन 60 का मान, तो 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। अगर इन मानों की बात करेंगे तो ये क्या है, बढ़े हुए होते हैं। अगर इन मानों की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस क्या है, बढ़ते हैं। अगर हम इनके ग्राफ की बात करें आपको, ठीक है, तो इनका ज़रा ग्राफ समझ लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए ज़रा ग्राफ इसका, जो साइन का ग्राफ होता है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, जो साइन थीटा का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। साइन 0 ये आपका क्या है, 0 है, ये आपका क्या है, π/2 है, यानी 90 है, ये आपका पाई है, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे तो देखिए भैया 0 पर मान कितना है, 0 है, यहाँ कहीं 30 होगा, मान कुछ ज़्यादा हुआ, यहाँ कहीं 45 होगा, मान कुछ और बढ़ा, 90 पर मान और बढ़ रहा है। यानी हम बात करेंगे अगर, तो आप ये देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है, यानी साइन का जो ग्राफ है वो क्या करते हैं, 90 डिग्री तक कोण बढ़ने पर उनके मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस में कुछ खास नहीं होता है, इसी ग्राफ को ऐसे बना देना होता है, ठीक है। जैसे ये है, ऐसे ही बनाया, ये आपका ग्राफ है काहे का, साइन थीटा का, ठीक है। जो नीचे की बात करें, अगर ये क्या है, आपको कॉस थीटा का बनाना है तो हमको कुछ खास नहीं करना है, साइन का ही बनाया है, बस क्या कर दें, यहाँ से लाइन खींच दें, मतलब इतना ग्राफ हटा दें, यहाँ से आपका शुरू होगा, ये काहे का ग्राफ होगा, कॉस थीटा का होगा, ठीक है। इसमें देखें 0 पर मान क्या सबसे ज़्यादा है, 90 पर मान कितना है, 0 है। देखिए ये बढ़ता हुआ लग रहा है, ये घटता हुआ लग रहा है। तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा के मान 0 से 90 डिग्री तक क्या होते हैं, घटते हैं। tan की बात करेंगे तो चाहे ग्राफ से देखो आप, चाहे tan थीटा देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो भैया इसका मान क्या था, बढ़ रहा था, इसके प्रोपोर्शनल में है, तो जाहिर सी बात है जब साइन थीटा का मान बढ़ रहा था तो tan का भी मान क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो कोण के मान हैं, कोण के मान क्या होते हैं, tan के साथ अगर बात करेंगे तो आपके 40 डिग्री तक, ठीक है, सॉरी 40 पर 90 डिग्री तक आपके मान क्या हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। तो जब लगातार मान बढ़ते रहेंगे तो अभी फार्मूला लिखा था हमने, tan थीटा बराबर v²/rg, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कोण का मान क्या है, बढ़ेगा अगर, तो वेग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साथ है। तो सीधी बात है कि अगर हम ज़्यादा वेग से होंगे, अगर हम वेग हमारा ज़्यादा है तो हमको कोण भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बाइक को नहीं मोड़ेंगे, नहीं झुकाएंगे, तब भी काम चल जाएगा, गिरने से बच जाएंगे। अगर हम थोड़ा स्पीड में हैं तो हमको कायदे में बाइक झुकानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो बाइक बिल्कुल झुका देनी चाहिए। जैसे आपको रेसिंग वाली कार बताए हैं, जो रेस वेस करते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे करते हैं, तो जब टर्न आता है तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इसी सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मजबूरी है उनका कोण बहुत ज़्यादा, ठीक है, देना। अगर वो कोण कम देंगे तो ज़रूर गिर जाएंगे, कोण ज़्यादा दे देंगे, अब सोच रहे होंगे ज़्यादा तिरछा कर देंगे तो फिसल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भैया बैलेंसिंग यही काम तो है, आप पढ़ रहे हैं जो थ्योरियाँ, इन्हीं के तो काम हैं कि वो ये बता रहा है कि कितना बैलेंस करेंगे हम, कितना झुकाएंगे,
कि जो फोर्स है हमारा वो फ्रिक्शन के साथ बैलेंस रहेगा, मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी ठीक है कण है या जो वस्तु जा रही है वो गिरेगी नहीं। इसी सिद्धांत के अनुसार आपको बताया था एक दिन कि इंजीनियरों की ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसे रोड बना रहे हैं, जैसे रोड बनाते हैं, अब रोड बनाने में इंजीनियर्स की ज़रूरत क्या है? रोड बनाने में काहे का काम है? अगर आप रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने में अगर काम बात करेंगे तो किसका है? बजरी, ये तो है, यानी भाई बजरी गिट्टी जो कुछ भी है, उसके साथ साथ डामर का काम है, चारकोल जिसको बोलते हैं, इसके साथ साथ लेबर का काम है जो डाल रहा होगा। क्या इंजीनियर का वहाँ कोई काम है? बताएं, ऐसे ही बताइए, मतलब बिना दिमाग लगाए। अगर दिमाग लगाओगे तब तो लगता है कि आप इंजीनियर होते ही हैं, तो यही काम होता ही होगा। लेकिन अगर बिना दिमाग लगाए बताएं हम, तो आपको सीधे सीधे ये लगता है कि भैया अगर हम कहीं पर, मान लीजिए कहीं रोड बनानी है, तो अगर रोड बनानी है तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर रोड बनाने के लिए हम बात करेंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि रोड बनाएंगे अगर आप, तो रोड बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपके लेबर हैं वो लगेंगे, लेबर के साथ साथ जो मटेरियल है वो लगेगा। इंजीनियर का तो वहाँ कोई काम नहीं है। कि काम है भाई डामर डालता हुआ चलेगा, कौन चलेगा? लेबर ही तो चलेगा, इंजीनियर तो चलेगा नहीं। बजरी गिराएगा तो या तो मशीनें गिराएंगी या तो वही लेबर गिराता हुआ चलेगा। यानी कहने का मतलब वहाँ इंजीनियर का क्या काम है? लेकिन करते क्या हैं भैया? बीटेक करते हैं, पता चला कुछ लोग मैकेनिकल से कर रहे हैं, सिविल से कर रहे हैं। अगर सिविल से कर रहे हैं तो क्या कर बनते हैं? PWD से रिलेटेड बनते हैं, लोक निर्माण विभाग से। तो PWD का काम क्या है? PWD का काम यही तो है, रोडों को बनवाना, ब्रिजेस को बनवाना, यही काम तो उनके हैं। अब भैया रोड बनवाना है, अब उसमें काम तो लेबरों का है, हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर वहाँ पर इंजीनियर्स का क्या काम है? तो इंजीनियर्स का काम यही है। इंजीनियर्स क्या करते हैं? एंगल देखते हैं। जो ये काम है कि कितना एंगल हमको किस मोड़ पर, यहीं से वो प्रोसेस करके सिद्धांत से निकालते हैं कि भैया मोड़ कितना शार्प है। अगर मोड़ ज़्यादा शार्प है तो हमको कितने एंगल पर रोड उठानी है। क्योंकि आप हाईवेज़ देखेंगे तो हाईवेज़ आपके इक्वल नहीं होते हैं कि ऐसे जा रहा है हाईवे तो ऐसे नहीं होता है कि ऐसे सीधे सीधे मुड़ जाए। जो हाईवेज़ होते हैं आपके वो क्या करते हैं, जैसे ये मुड़ेंगे तो मुड़ने के साथ साथ होगा क्या, ये वाला हिस्सा इसका दबा हुआ होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, उठा हुआ होगा। यानी कहने का मतलब ये हिस्सा नीचे की तरफ दबा हुआ ऐसे होगा कुछ। अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो जब भी हाईवेज़ होंगे, जब टर्न लेंगे तो ऐसे होते हैं हाईवेज़। ऐसे हाईवेज़ का मतलब है ये हिस्सा इसका क्या होगा, झुका हुआ होगा और एक हिस्सा आपका क्या होगा, उठा हुआ होगा। यानी इंजीनियर्स का यही काम है कि वो क्या करते हैं, ऑलरेडी उन्होंने इस हद तक मैनेज कर दिया है कि अगर आप ओवर स्पीडिंग से आ रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग से आ रहे हैं, तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप मोड़ेंगे तब भी काम चलेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एंगल नहीं बना पाते हैं तब भी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस रोड को ही उतना मोड़ दिया है। अगर आप कार वार लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, एक पहिया होता ही है, जैसे टर्न लेंगे तो दो पहिया कांटेक्ट में रह जाते हैं, दो पहिए ऊपर उठ जाते हैं, जिससे गिरने का, एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या कर दिया है, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा पहले से ही ऊपर कर दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, ताकि जब हम मोड़ेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा तो कांटेक्ट में है ही है, इसके साथ साथ ये वाला हिस्सा उठा रखा है। तो क्या होगा, पहिया उठेगा, पहिया उतना ही उठ पाएगा जितना क्या है, रोड उठाई गई। तो यानी उससे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होता है, या कांटेक्ट आपका रोड का रुकता नहीं, यानी पहिया उठता नहीं है रोड से, और जब उठेगा नहीं तो फ्रिक्शन बना रहेगा। अगर फ्रिक्शन बना रहेगा तो गिरने के चांसेस कम है। ठीक है, ये आपका पूरा किस्सा है इसका। अब वृत्तिगत काम लिखाने का कोई काम नहीं करेंगे, अब आपको अगला चैप्टर कल से कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा लिखाएंगे। ठीक है, ये वाला आपका लिखने की दृष्टि से पूरा खत्म है, बाकी हमने जितना था समझा दिया आपको। ठीक है।